ठीक है, आप सभी का वेलकम है। प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी और प्रीनेटल जो हैं पोस्टनेटल वाले एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं, वो भी बताई जाएँगे और आई थिंक प्लानिंग वाले भी हैं क्या? जो प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी का? या ओके, तो सबसे पहले जो है अ, आप अपनी चटाई बिछा कर के बैठे होंगे वेंटिलेटेड रूम में और कम से कम 2-3 घंटे पहले खाना-वाना हो जाना चाहिए, जैसे इस समय पे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज़। तो हम जो कुछ एक्सरसाइजेस बताएँगे जो लास्ट मंथ का रहता है, यानी कि आप डिलीवरी जाने से पहले वाला जो मंथ है, यानी कि होने से पहले जो है, किस तरह से अपने आप को बॉडी को तैयार करेंगे और इमोशनली अपने आप को तैयार करेंगे और लेबर रूम में जब आप पहुँचते हैं, तो कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, है ना? जो आपने प्रैक्टिस की होती है एक्चुअली क्या होता है लेबर रूम में जब आप जाते हैं तो वही चीज़ें जो है काम आती हैं जो आपने पूरे 9 महीने तक प्रैक्टिस किया हुआ होता है। तो आपके जो है मसल्स और बोन्स सब कुछ जो है स्ट्रेंथन हो चुकी होती है और हमको काफ़ी फ्लेक्सिबल और काफ़ी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं यानी कि हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से बैठ जाएँ और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एंड रिज़ल्ट है, वो जो है हमको रिलैक्स्ड रहना है वहाँ पर। डिलीवरी के टाइम हमको बिल्कुल रिलैक्सेशन की ज़रूरत रहती है। आपने जो सीखा हुआ रहता है, थोड़ा-थोड़ा कुछ इस्तेमाल करते हैं लेबर रूम में और फिर जो है हमें मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ काफ़ी काम आती हैं। तो पहले से आप तैयारी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ जो पैरों से शुरू होते हुए धीरे-धीरे अपवर्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है? तो मेरे पैर दिखाई दे रहे होंगे, पैरों के पंजों को सिकोड़ना है और रिलैक्स करना है। इसको हम श्वास लेते हुए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्वास लेते हुए टाइट और रिलैक्स, पंजों को रिलैक्स कर देना है, फिर टाइट, फिर रिलैक्स, फिर टाइट और रिलैक्स। ऐसे पंजे को आगे और पीछे, साथ में कर रहे हैं कुछ लोग। श्वास छोड़ते हुए डाउन एंड लेते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, लेते हुए अप, ठीक है? और थोड़ा-सा रोटेशन करेंगे, पैरों के बीच में गैप करके पंजे को रोटेट करेंगे 1, 2, 3 फिर एंटी क्लॉकवाइज़ 1, 2, 3 ये वेट बेयरिंग का काम करता है आपका पैर तो इसको बहुत तंदुरुस्त रखना ज़रूरी है और यहाँ के भी जो क्रैम्प्स हैं, वो सारे ठीक हो जाते हैं, है ना? जितने भी पिंडली के पीछे जो है दर्द देता है, वो भी ठीक हो जाता है और फिर अब नेक्स्ट जो है हम घुटनों पे आते हैं, घुटने को हम टाइट करेंगे और लूज़ करेंगे। घुटनों को टाइट, गहरी श्वास भरते हुए टाइट और रिलैक्स। गहरी श्वास भरते हुए टाइट और रिलैक्स। फिर टाइट, रिलैक्स। किसी चीज़ में भी थकावट नहीं आनी है, बीच-बीच में रिलैक्सेशन भी करेंगे। गहरी श्वास अंदर और गहरी श्वास बाहर। फिर जो है थोड़ा-सा हम स्पाइन ट्विस्ट एक्सरसाइज़ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे और फिर लेते हुए वापस, छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए वापस। ये लास्ट के मोमेंट्स में ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ काफ़ी आपकी हेल्पफुल रहती है। रिलैक्स, इसको जितने बार आप एक साइड कर रहे हैं, उतने बार दूसरी तरफ भी करना ज़रूरी रहता है। तो हम पैर की हमने कर लिया है और फिर हमने कमर की भी कर ली है। अब जो है हम धीरे से हाथों की तरफ आते हैं। ये वाली एक्सरसाइज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है बैक एक को रिलीव करने के लिए, है ना? श्वास छोड़ते हुए सामने, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। मैं दिखाई दे रही हूँ ना? लेते हुए पीछे, सामने, पीछे, फिर एंटी क्लॉकवाइज़ श्वास छोड़ते हुए सामने,
लेते हुए पीछे, इसको भी धीरे-धीरे बढ़ाएँगे। ये बैकएक को भी काफ़ी हद तक ठीक करता है, चेस्ट फैलता है, लंग्स को भी काफ़ी श्वास भरने को मिल जाता है। तो आपके लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, आपका प्राणायाम बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके लंग्स अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। और फिर अब नेक्स्ट जो है हम है गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। गहरी श्वास छोड़ते हुए डाउन गर्दन को एंड अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन एंड अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन एंड अप, रिलैक्स। अब साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, रिलैक्स। ये हमने कुछ व्यायाम किए हैं और फिर ये वज्रासन में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपका पेट की स्थिति जो है अच्छी रहे। इसमें नमाज़ पोज़ भी इसको बोलते हैं, इस तरह से हम बैठते हैं। गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर, अंगूठे पे अंगूठा रहता है, पीछे से आप देखेंगे इस तरह का पोज़ीशन रहता है। इस पे हम बैठते हैं पैरों के ऊपर, गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। अब जो है 9वें महीने में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ेज़ रहती हैं, वो हम करेंगे और वो है सबसे पहले जो है अपने जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, इलास्टिसिटी बनी रहे, हाँ, पीनट मसल में, पेल्विक रीजन में, तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं और हम हल्की मसाज भी करना शुरू कर देंगे लास्ट वाले मंथ में, 8.5 महीने के बाद। यानी कि जो हमारा पीनल मसल है, तो हल्की-हल्की हम मसाज करेंगे ताकि वो एंड में, यानी कि जब हम लेबर रूम में रहेंगे, तो अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, है ना? 10 सेंटीमीटर तक अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। रिलैक्स रहे, पेन भी आपको महसूस नहीं होगा अगर आप मसाज करते हैं। दूसरा आपका कैट पोज़ है, कैट एंड काऊ पोज़ है। मेरे को देख पा रहे हैं आप सब कोई? है ना? इस तरह से जैसे हम वज्रासन में बैठे थे, हमने किया, उसी पोज़ीशन से हम दोनों हाथ सामने और पैरों को इस तरह से रखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, पीठ में देखिए कर्व आ रहा है, वो आना ज़रूरी है और फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, फिर ऊपर एंड डाउन, रिलैक्स। हर एक्सरसाइज के बाद रिलैक्स करना ज़रूरी है। रिलैक्सेशन हम ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट से करते हैं। गहरी साँस अंदर और गहरी साँस बाहर, है ना? गहरी श्वास अंदर, पॉज़िटिविटी इन और सारी नेगेटिविटी बाहर। साँस को महसूस करेंगे, रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ये आपके थाइज़ को भी काफ़ी स्ट्रेचिंग कर देता है, यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है और फिर पेल्विक रीजन को भी बहुत अच्छे से तैयार कर देता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो इस तरह से आप बनाएँगे पोज़ीशन, है ना? दिखाई दे रहा है और हाथों को इस तरह से रख कर के, नहीं होता है, हाथ नहीं रख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पकड़ सकते हैं। बिल्कुल सीधा बैठना है, गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर, फिर अंदर एंड बाहर, गहरी श्वास अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। फिर थोड़ा-सा फास्ट करेंगे, 1, 2, 3,
4 एंड 5। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं वो है ब्रिज पोज। इसको हम बैठ के भी कर सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, और आप लेट के भी कर सकते हैं। तो बैठ के करना चाहे बैठ के कर सकते हैं इसको। इस तरह से मुद्रा बना लीजिए। ये उसी तरह से करना रहता है जिस तरह से आपको कहीं स्थान नहीं मिलता बाहर और पेशाब जाना रहता है, तो किस तरह से आप लॉकिंग करते हैं, रोकते हैं ना, उसी तरह से आपको रुकाव लेके आना है, अंदर ही अंदर लॉक करना है। तो गहरी श्वास लेते हुए लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलीज। गहरा लॉक। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ऐसे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये बहुत काम का है, इससे पेल्विक रीजन, पेल्विक मसल जो है काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बढ़ती है, इलास्टिसिटी उसकी काफी बढ़ जाती है। और ये वाली एक्सरसाइज जो है आफ्टर डिलीवरी भी काम आती है। और ताकि जो है कभी-कभी यूट्रस बाहर आ जाता है ना? वो जो आफ्टर डिलीवरी, तो ये काफ़ी काम आती है। अभी आपको बताएँगे आफ्टर डिलीवरी वाली एक्सरसाइज़, उसमें यही वाली एक्सरसाइज़ रहती है। तो ये वाली एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको शरीर को इस तरह से तैयार कर देता है, ताकि बहुत ईज़िली आप डिलीवर कर सकें, स्मूथ डिलीवरी होती है। तो ये वाली भी एक्सरसाइज़ हो गई। फिर अब बॉल के थ्रू भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कई लोग बॉल यूज़ करते हैं, उस पे बैठते हैं और उस पे रोटेट करते हैं, है ना? वो भी कर सकते हैं और थोड़ा बाउंस भी कर सकते हैं आप, ताकि अगर आपके पास नहीं है, बॉल नहीं है, तब आप क्या करेंगे? कमर पे हाथ रखा, थोड़ा पैरों के बीच में गैप रखा, उसी से इसी तरह से रोटेट करना है। 1 2 3, फिर इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज़ भी 1 2 3, रिलैक्स। तो ये हुआ गोल-गोल, है ना? तो ये बहुत ईज़ी भी है, ये काफ़ी हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपके पेल्विक रीजन को भी तैयार करता है और बच्चे की पोज़ीशन को भी एडजस्ट करता है। और वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉकिंग आपका 30 मिनट्स, 40 मिनट्स आप वॉक करो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इवन आप लेबर रूम में जब आप पहुँचते हैं, तब भी आपको एक्टिव रहना चाहिए, है ना? वॉकिंग करिए, घूमिए और फिर फर्स्ट स्टेज में आप जाते हैं, तो फिर आप ये कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपकी बहुत हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी में भी और पेन को भी रिलीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। और फिर ये जो बॉल की एक्सरसाइज़ हुई, तो जैसे हमने खड़े होकर के बताया, उसी तरह से आपको करना है। इसमें हम और एक एक्सरसाइज़ ऐड करेंगे, इस तरह से। ये लेबर रूम में जब जाते हैं तब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लास्ट मंथ में ये प्रैक्टिस बहुत काम आती है। आप बिल्कुल पैर सीधा करके बैठ जाएँ। ये सूक्ष्म व्यायाम में हम ऐड कर देते हैं लास्ट मंथ के लिए, लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। इस तरह से ग्रिप बनाएँगे आप और फिर चक्की चालन हम इसको बोलते हैं। श्वास छोड़ते हुए डाउन, लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। पीछे आप जितना आराम से झुक सकते हैं, उतना ही झुकना है। मुझे मालूम है कि आप ज़्यादा नहीं झुक पाएँगे, इसलिए उतना ज़्यादा हम भी नहीं झुक रहे हैं। और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज़, पीछे जाना है और सामने जाना है ना? जितना आपको हो सके, नहीं तो ये एक्चुअल में एक्सरसाइज़ तो अलग ही तरह की है। पूरा सामने झुकते हैं और पीछे भी झुकते हैं, जैसे चक्की चलाते हैं। ये वाला हाथ आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, इसको मोड़ना नहीं है, इस तरह से, है ना? क्लॉकवाइज़, ये एंटी क्लॉकवाइज़।
तो ये एक्सरसाइजेस कुछ भी हैं, कुछ खड़े होकर के भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हल्का-फुल्का, हल्के मूवमेंट्स देना है, ज़्यादा नहीं आपको कमर को मोड़ना है, दोनों हाथों को इस तरह से फैला लेंगे, जगह नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो इस तरह से कमर में भी हाथ आप रख सकते हैं, पीछे मोड़ेंगे हल्का-सा और वापस, पीछे मुड़ेंगे, हल्का और वापस। साँस इसकी कैसी रहेगी? श्वास छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए वापस, छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए वापस। तो हमने अभी कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ करी हैं? वॉकिंग वेरी इम्पोर्टेंट, वॉकिंग तो आपको करना ही करना है और फिर कैट पोज़, है ना? और ब्रिज पोज़, ब्रिज पोज़ का हम दूसरा तरीका भी अभी आपको बता देंगे और फिर स्क्वैटिंग वाला किया है। स्क्वैटिंग मतलब ये बटरफ्लाई पोज़ किया है ना? और हमने खड़े होकर के गोल-गोल घूमे थे वो, आप उसको बॉल से भी कर सकते हैं, है ना? और फिर कुछ खड़े होकर के भी किए हैं और चक्की चालन किया है। अब लास्टली जब इतना हम कर लेंगे, तो वार्म अप हो जाएँगे। तो इम्पोर्टेंट जो है थोड़ा-सा मुश्किल आपको जो लगता है वो स्क्वैट है। स्क्वैट कैसे करना है? आप किसी स्टूल को भी रख सकते हैं पास में। अगर आपकी बॉडी पहले से बहुत फ्लेक्सिबल है, तो बिना स्टूल के भी आप कर सकते हैं। आपने रखा, हेल्प लिया, है ना? बिना उसके हम करके दिखाते हैं पहले, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। पकड़ा, स्टूल को पकड़ा, हेल्प ले सकते हैं क्योंकि आपको मैनेज करना है कि हम गिरे ना। तो इस तरह से धीरे-धीरे नीचे बैठे, ज़मीन को छुआ, अगर हो सके तो, फिर आप, है ना? फिर नीचे एंड अप। लास्ट स्टेज ऑफ जो प्रेगनेंसी का लास्ट कुछ दिन रहते हैं, तब आप जो है किसी की हेल्प लेके ही करना है। स्टूल पे भी भरोसा ना रखें, कहीं खिसक गया तो। आप जैसे किसी का हाथ आप पकड़े हैं, कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो उसका हाथ पकड़ कर के ही आप अप एंड डाउन करेंगे, स्क्वैटिंग करेंगे, है ना? और फिर जो है कौवा चाल भी काफ़ी हेल्प करता है। जिस तरह से आप पोंछा लगाते हैं घर में, तो एक कमरा आप चूज़ कर लीजिए कि वो आपको रोज़ लगाना है। तो आप ये कौवा चाल जो होती है इसको हम डक वॉक भी कहते हैं, तो इस तरह से वॉक करना है, ठीक है? आप घुटनों पे हाथ रख सकते हैं या फिर ज़मीन पे भी रख सकते हैं। अगर आपका बैलेंस बहुत अच्छा है, तो आप घुटनों में भी हाथ रख सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो आपको लास्ट मंथ में करना है। अब डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो अ, हमने कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बताई हैं, पहले हम रिलैक्स कर लें। आपको भी रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो साँस फूलेगी। योगा में तो रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई एक्सरसाइज़ेज़ आप 1 कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं, तो भी आपको रिलैक्स करना ज़रूरी है ना? तो उस कैसे करेंगे? पालथी मार के बैठ जाइए, गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर, गहरा श्वसन जिसे हम बोलते हैं, गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर, गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो महसूस करना है कि सारे शरीर के टॉक्सिन्स और मन के टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं और जब आप ले रहे हैं श्वास, तो पॉजिटिविटी अंदर
ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कमाल कर रही है ना? आपने आपको डिटॉक्स करना है ना? सब चीज़ों से मेंटल डिटॉक्स और शरीर का भी डिटॉक्स करना है। अब इसके बाद तो हम यूजुअली प्राणायाम ही करते हैं, लेकिन हम कुछ टिप्स आपको देना चाहेंगे क्योंकि आपने मान लीजिए आपका लास्ट मंथ चल रहा था, अब आपका डिलीवरी के लिए आप जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आप ये सारे प्रैक्टिसेस यानी कि सारे तो नहीं कर सकते, कुछ रिलैक्स करने के लिए जैसे हमने कैट पोज़ बताया, उससे क्या होगा पीठ का दर्द कम हो जाएगा, है ना? पीठ का दर्द दर्द कम होगा और फिर हमने बटरफ्लाई बताया था, उससे हल्की स्ट्रेचिंग होती है। एक तरह से आप मेंटली अपने आप को चेक कर रहे हैं कि वेदर यू आर ओके मतलब अपने अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को चेक कर रहे हैं एक तरह से, है ना? और फिर जो है ये जो है कीगल एक्सरसाइज कुछ-कुछ किया। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस अपने आप को रिलैक्स करना है। और फिर जैसे कोई आपका पार्टनर है, आपने लेकर के आए हैं, अपने हस्बैंड है या कोई है, तो जब दर्द उठता है, तब जो है आप उनकी पीठ के ऊपर उनको पीठ के ऊपर इस तरह से हाथ रख कर के आप रिलैक्स करेंगे, ऐसे, है ना? सिर को भी आप टिका लीजिए, उनके ऊपर रिलैक्स किया या फिर कोई आप बेंच चूज़ कर सकते हैं या खड़े होके भी कर सकते हैं, इस तरह से आप टिक गए, तो आपके पेन में भी काफ़ी रिलीफ़ होता है। और बहुत सीवियर पेन अगर हो रहे हैं, तो आप श्वास के द्वारा भी उसको बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब आपको श्वास लेना है ना? और सारे रिलीज़ कर देना है फिर धीरे से। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे ना पूरा ध्यान आपको जो है श्वासों की तरफ लेके जाना है। तो इससे आपका पेन को काफ़ी आप मैनेज अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और स्ट्रेस भी बहुत सारा रहता है कि क्या होगा, क्या नहीं, लेकिन आपने प्रिपरेशन तो की है। तो आपको रिलैक्स रहना है कि आपने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और इमोशनल हेल्थ भी बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए पहले ही और वहाँ पे अफ़र्मेशंस आपको यूज़ करना है। उसके लिए भी प्री तैयारी हो जाना चाहिए। आप मेडिटेशन करिए पहले लास्ट मंथ में, अपने आप को तैयार करिए कि मैं खुश हूँ, मैं पावरफुल, मैं संतुष्ट हूँ, आई एम रेडी टू वेलकम माय बेबी। बेबी से भी आप बात करिए उससे कि आपको हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं और मैं तैयार हूँ पूरी तरह से, जो भी चीज़ें आएँगी मैं उसको चुपचाप जो है सहन करके यानी कि सहन थोड़ा बहुत तो होगा ही प्रॉब्लम यानी कि भई माँ बनना कोई आसान बात तो नहीं है। लेकिन आपने क्योंकि इतना सब कुछ किया हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उससे बात करना है कि आपको मैं ईज़िली डिलीवर करूँगी। आप ही मेरे को हेल्प करना, है ना? तो अफ़र्मेशंस जब हम लेते हैं परमात्मा को भी याद करना है। उनको उनका जो है सुरक्षा कवच हमको बनाना है कि मैं उनकी छत्र छाया में हूँ, मेरा बच्चा भी उसकी छत्र छाया में है, हम दोनों ही सुरक्षित हैं और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये बिल्कुल आपको फ़ीड कर लेना है और बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंट रहना है और आपके डॉक्टर ही आपको बताएँगे कि कितनी एक्सरसाइज़ करनी है ना? कितना क्या करना है। तो आपको जो है बस कॉन्फिडेंट रहना है, रिलैक्स्ड रहना है क्योंकि ये रिलैक्सेशन ही आपको मदद करने वाला है। क्योंकि डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि आप ही को सब कुछ करना है। एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, उसे आप गुज़र रहे हैं। आप बस अपने शरीर को हेल्प कर रहे हैं और अपने आप को हेल्प कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, है ना? तो कोई चिंता की बात नहीं है। और अ, प्राणायाम हम बता देते हैं, जो कि सभी के लिए है ये प्राणायाम जो 9th मंथ वाले हैं, लास्ट मंथ वाले हैं और पोस्टनेटल वाले हैं, उनके लिए भी और जो प्लानिंग कर रहे हैं, सबके लिए ये प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्राणायाम में हम सबसे सेफ वाला जो प्राणायाम है, वो बताते हैं। लंग्स का बहुत बड़ा रोल रहता है पूरी प्रेगनेंसी टाइम, है ना? प्राणायाम मतलब श्वासों का आयाम, उसको बड़ा करना। तो ऑक्सीजन देना और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करना। तो सबसे पहले तो डीप ब्रीथिंग है। डीप ब्रीथिंग बहुत काम आता है लिवर रूम में भी।
आपने देखा होगा कि श्वास छोड़ने के लिए बोलते हैं, आवाज़ के साथ छोड़ने के लिए बोलते हैं, है ना? तो अपने लंग्स को पहले से ही बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो डीप ब्रीथिंग कैसे करते हैं? आप अपने आसन लगा लीजिए, गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास छोड़ना है। गहरी श्वास लेना है, गहरी श्वास छोड़ श्वास ऐसी लेना है जैसे कि आप नाभि से ले रहे हैं, पूरे ऊपर तक जाना है? और फिर डिटॉक्स कर देना है, छोड़ देना है, सारे टॉक्सिन्स बाहर। जब भी आप श्वास छोड़ रहे हैं इसी तरह का संकल्प करेंगे, ठीक है? तो गहरी श्वास आप इसको कई जगह यूज़ कर सकते हैं, इसमें खाना-पीना का भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल ब्रीथिंग पैटर्न एक्चुअली में होना ही चाहिए। तो स्ट्रेस को भी रिलीज़ करता है और जो घुटन महसूस होती है प्रेगनेंसी में, ना पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो घुटन सी महसूस होती है क्योंकि लंग्स में दबाव आ जाता है। तब भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं और जब भी स्ट्रेस महसूस होता है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ब्रीथिंग को। हाँ, गहरा श्वसन यानी कि गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। इसको कितनी देर भी कर सकते हैं जब तक आपको अच्छा लगे और नहीं तो मिनिमम 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्राणायाम है ना? ये प्राणायाम सभी के लिए है, कोई भी कर सकता है और वो है अनुलोम-विलोम प्राणायाम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। ये पूरी प्रेगनेंसी में ही आपको करना है और फिर आफ्टर प्रेगनेंसी भी और फिर प्लानिंग के लिए भी जो कर रहे हैं, वो भी करना है क्योंकि ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, कोई भी तरह का इम्बैलेंस हो रहा है, चाहे बीपी का इम्बैलेंस है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई भी इम्बैलेंस होता है, नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस होता है, उन सबको ये ठीक करता है। तो इसको हम अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग भी बोलते हैं। हम इस तरह से पोज़ीशन बनाते हैं हाथों की और रिंग फिंगर और थंब को यूज़ करते हैं, नॉस्ट्रिल के ऊपर रखते हैं। मेरे साथ कर रहे होंगे तो उस तरह से देख लीजिए, रिंग फिंगर और थंब नॉस्ट्रिल के ऊपर रखा, श्वास लिया लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दिया। जिससे छोड़ा है उसी से लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दिया। है ना? 2 फ़ॉर्मूला इसमें याद रखना है, जब आप शुरू कर रहे हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करना है, तो लेफ्ट से लेना है श्वास, तो राइट को दबाएँगे आप थंब से और फिर सेकंड फ़ॉर्मूला जब आप कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो जिससे छोड़ा है उसी से लेना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। 2 फ़ॉर्मूलाज़ इसमें अक्सर हम बताते हैं, करिए, जिससे छोड़ा है उसी से लेना है, रिलैक्स। इसको 10 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, जब तक आप कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में बैठना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो चेयर के पीछे आप जो है तकिया या गोल तकिया आप लगा सकते हैं, ताकि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहे। और जो अ, आफ्टर डिलीवरी वाले जो हैं, वो भी कर सकते हैं, वो डीप ब्रीथिंग, एब्डोमिनल ब्रीथिंग मैं अभी थोड़ा बताऊँगी, रुक के, आपका अलग ही कर देते हैं, है ना? तो जो फिर हम ये जो अनुलोम-विलोम प्राणायाम करते हैं, इससे सब कुछ नॉर्मलाइज़ होता है, मन भी शांत होता है, एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है और इमोशनल बैलेंस भी आ जाता है। हमने बताया जितने भी तरह के इम्बैलेंसेस होते हैं, ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके साइड के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि बताना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक्सट्रीम में हम ये बताते हैं कि इवन कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ना? तो कितना कैंसर को भी ये कैंसर पेशेंट को भी ठीक कर देता है। इतनी ताकत है इसमें अनुलोम-विलोम प्राणायाम। तो आपको कितना फ़ायदा होगा? आपको 2 के लिए ब्रीथ करना है। तो 2 के लिए जब ब्रीथ करते हैं बच्चे का मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, अच्छे ब्रेन वाला बच्चा पैदा होता है ना?
तो हम और उसके जो शरीर है उसका भी अच्छा विकास होता है। और नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम है ना। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? फर्स्ट फिंगर को माथे के ऊपर, सेकंड फिंगर को आँख के ऊपर, थर्ड फिंगर को नॉस्ट्रिल के आसपास, फोर्थ फिंगर को मुंह के आसपास, कानों को बंद करते हुए गहरी श्वास लेना है। हमिंग बी की साउंड करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट फिंगर माथे के ऊपर, सेकंड फिंगर आँख के ऊपर, थर्ड फिंगर नॉस्ट्रिल के आसपास, फोर्थ फिंगर मुंह के आसपास, और फिर गहरी श्वास लेते हुए कानों को बंद करते हुए हमिंग बी की तरह साउंड निकालनी है। ये साउंड आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मेरा ब्लूटूथ लगा है, लेकिन हमिंग बी की तरह गुंजन जिसको हम बोलते हैं वैसा साउंड रहता है। इससे काफी रिलैक्सेशन होता है, मस्तिष्क में भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी खुल जाते हैं। बहुत स्ट्रेस होता है या लोड आप लेते हैं तो काफी शांति आ जाती है। और इसके वाइब्रेशन से सारे जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उसका अच्छा अच्छा असर होता है, मन एकाग्र हो जाता है और मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो ब्राह्मी प्राणायाम भी बहुत फायदे का प्राणायाम है। एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, ये सब जो फेस करते हैं ना, मूड स्विंग है, ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इस ये सारे जो आसन हैं, प्राणायाम है, इस सबको आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो वॉमिटिंग सेंसेशन या बहुत सारा जो यानी कि पाचन रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, ये सब चीजें जो है ठीक होती हैं। और बैकएक के लिए हमने बताया कैट पोज आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब लेबर रूम में आप रहते हैं, किस अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं कि हमें पीठ की हल्की मसाज कर देने को। तो उससे भी आपका जो है लेबर के टाइम का जो है, जो पीठ का दर्द है, तो काफ़ी जो है आप रिलैक्स महसूस करते हैं मसाजिंग से, ठीक है? और फिर हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? पानी आप अच्छे से पीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आप एक्सरसाइज जब कर रहे हैं, आपको लगता है, तो आप सिप-सिप करके थोड़ा-थोड़ा बीच में पी सकते हैं पानी, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं, गटागट नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने आप को बैलेंस रूप में लेके चलेंगे। बाकी फिर खाना-पीना सबका ध्यान रखना है। मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका एक पार्ट है विजुअलाइज़ेशन। तो विजुअलाइज़ेशन मतलब देखना, जैसे सपना आप देखते हैं, है ना? मन और बुद्धि को लगा देते हैं। तो उस तरह से हमको विजुअलाइज़ करना है कि ताकि जो फ़ियर है हमारा डिलीवरी के टाइम जब हम जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वो फ़ियर भी निकल जाता है। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे कि मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ और प्री प्लान तरीके से, है ना? डॉक्टर से भी बात करके सब कुछ तैयारी आपने कर ली है, किस तरह की आपको एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, सब पूछ के ही करेंगे एक्सरसाइज़ेज़, डॉक्टर से याद आपको रखना है, क्योंकि सबका अलग-अलग रहता है, बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है। और बहुत आराम से मैं रिलैक्स्ड हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड है ना? भगवान मेरे साथ हैं, सब फैमिली मेंबर्स भी मेरे साथ हैं और मैं सुरक्षित हूँ। ये महसूसता के साथ आप टेबल में लेटेंगे। और मेडिटेशन का ये विजुअलाइज़ेशन यानी कि रोज़ जब ये प्रैक्टिस करें कि मेरे साथ देखेंगे कि मैं जा रही हूँ, मैं किस तरह से डिलीवर कर रही हूँ और सुरक्षित हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बेबी मेरे हाथ में है ना? तो ये विजुअलाइज़ेशन करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना? नेगेटिविटी नहीं आएगी। देखिए, हम बहुत जब नेगेटिव सोचते हैं, तो बहुत सारी समस्याएँ अपने अंदर डाल लेते हैं और फिर वैसे ही होने लगता है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? तो उस वजह से पूरा पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस लेने हैं और बहुत ही तो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अब बच्चा आ गया आपके हाथ में, विजुअलाइज़ भी कर लिया, अब हम पोस्टनेटल में जाते हैं। आपने डिलीवर कर दिया है बच्चा,
क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इस वक़्त? ऑफ कोर्स यस। आप फर्स्ट डे से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो है सबसे पहला जो है, वो है वॉकिंग। आजकल वैसे भी कोई भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो डॉक्टर चलने के लिए बोलते हैं, तो वैसे ही करना है। ऐसे तो होंगे नहीं कि आप एकदम से बहुत फ्री वॉकिंग कर देंगे। धीरे-धीरे सपोर्ट रख करके थोड़ा-थोड़ा आप चलेंगे और लेटे-लेटे आप जो है इस तरह का पैरों के मूवमेंट्स करेंगे। मेरे पैर दिखाई दे रहे हैं? है ना? पैर पंजे जो है इस तरह से संकुचित करना और रिलैक्स करना। क्योंकि ये सब एक्सरसाइज़ आपको अभी ही मालूम होना चाहिए। आप सीखने तो जाएँगे नहीं जब आप बेड में रहेंगे, है ना? और अप एंड डाउन, टो के मूवमेंट जो है अप एंड डाउन इस तरह से। हाथों के भी कर सकते हैं और पैरों के भी इस तरह से फर्स्ट डे से ही करना है। और दूसरा जो है आपको बहुत हेल्प करेगा एब्डोमिनल ब्रीथिंग, पेट में श्वास भरना और छोड़ना। हाँ, अगर आपका वो सिज़ेरियन हुआ है, तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन बस महसूस करना है कि आप पेट में श्वास भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। क्योंकि जहाँ आपका कॉन्सन्ट्रेशन जाता है, वहाँ हमारी एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी जिस थिंकिंग के साथ आप भेजते हैं, वो फ्लो होती है और वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है ना? तो आपको ओम चैंटिंग भी करना है। लेटे-लेटे आप ओम चैंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे विचार जो है फ्लश करते हैं उस पर। तो आपके पास आएँगे बहुत सारे विचार, लेकिन थोड़ा-सा अपने मन को रिलैक्स करने के लिए ओम चैंटिंग आपको हेल्प करेगा, वॉकिंग करेगा, अप एंड डाउन टो का जो मूवमेंट है, वो भी हेल्पफुल है। ये फर्स्ट डे आप कर सकते हैं। फिर थोड़े से कुछ दिन जब बीतेंगे, 1 आध हफ्ता बीतेगा, तो आप वज्रासन में बैठने की कोशिश करेंगे, जो अभी हमने करके दिखाया, जिसको हम ये एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी करते हैं, पेट की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर करता है। जितना हो सकता है, उतना ही आप करेंगे, है ना? और फिर जो है अ, लेग लिफ्टिंग आपको खुद नहीं करना है, ये हम किसके लिए बता रहे हैं? जिनकी डिलीवरी हो गई है, पोस्टनेटल एक्सरसाइज बता रहे हैं। बीच-बीच में इन्फॉर्म करते हैं क्योंकि अभी नए-नए जुड़ते चले जाते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है पोस्टनेटल एक्सरसाइज है। तो जो लेग लिफ्टिंग हम करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ब्लड जो है पूरा पेट की ओर जाए और बहुत जल्दी हीलिंग हो। तो उसके लिए आपको नहीं उठाना है पैर, आपके जो मम्मी-पापा या हस्बैंड या कोई है, उनसे बोलिए हल्का-सा पैर उठाएँगे। कुछ देर उठा के रखेंगे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स तक जितना उनसे हो सकता है। जितना राइट एंगल में उठा लें तो और अच्छा है। आपको कोई ताकत नहीं लगानी क्योंकि आपका तो अभी पेट में काम चला था ना, तो कुछ नहीं करना, बस आपको वही करेंगे, पूरे आप ताकत लगा कर के वही आपको पैर ऊपर करेंगे और डाउन करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया, वज्रासन हो गया। फिर जो है फिर धीरे-धीरे डेढ़ महीने में कुछ एक्सरसाइज़ेज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था अभी सूक्ष्म व्यायाम हमने शुरू-शुरू में जो किया, है ना? पैर के मूवमेंट्स हो गए थे, थोड़े से हल्के-फुल्के स्पाइन ट्विस्ट हो गया था, घुटनों की एक्सरसाइज़ हो गई थी। तो ये धीरे-धीरे डेढ़ महीने के बाद यानी कि ये आफ्टर डिलीवरी एक्सरसाइज़ है ना? बीच-बीच में बताना ज़रूरी है क्योंकि नए-नए जॉइन कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, है ना? सूक्ष्म व्यायाम वगैरह थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे आप स्टार्ट करेंगे, जितना आपसे हो सके क्योंकि उस वक़्त जो है बहुत वीकनेस रहती है और थोड़ा टाइटनेस भी आ जाती है मसल्स में और बॉडी में। तो थोड़ा-थोड़ा आप करेंगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और बहुत ही जल्दी आप पहले जैसे हो जाएँगे क्योंकि बॉडी खुद ही कोशिश कर रही है पहले जैसे अपने आप को रीसेटअप करने में और आप ऐसा करके उसको बहुत हेल्प कर रहे हैं, जो बॉडी का जो खुद का जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? और फिर आफ्टर डेढ़ महीने के बाद अ, जो जिनका सीज़र हुआ है, यानी कि सी सेक्शन वगैरह हुआ है, जो एक्सरसाइज़ डेढ़ महीने में नॉर्मल डिलीवरी वाले कर रहे हैं, वो 3 महीने के बाद वो करेंगे। कीगल एक्सरसाइज़ भी हमने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वाले आफ्टर डिलीवरी में, तो ये डेढ़ महीने के बाद ही करेंगे आप। इसमें आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, बैठ के तो मैं बता चुकी हूँ। लेट करके आपको इस तरह से लेटना है, पैरों को आप जॉइन कर लेंगे इस तरह से और
शरीर को उठाना है। बहुत आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं है। कोई भी एक्सरसाइज़ आप स्टार्ट करते हैं, रिलैक्सेशन से शुरू करेंगे। धीरे से उठाना है, धीरे से नीचे लाना है। ये यूट्रस कई लोग की बाहर आ जाती है ना? स्क्वैटिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। अ, तो ये काफ़ी क्या है, फिर से जो पेल्विक रीजन है, उसके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, वापस अपनी पोज़ीशन में लाता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं यूट्रस बाहर आना या और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जो प्रॉब्लम है, वो भी दूर होता है इससे। तो इसको आपको करना ही करना है। बाकी फिर जब 1.5 महीना हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी वालों का और 3 मंथ्स हो जाएगा सिज़ेरियन वालों का, तो फिर आप पेट के बल वाले एक्सरसाइज़ेज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसको करेंगे कैसे आप? क्योंकि पेट के बल वाले तो बहुत सारे हैं और उनका प्रकारांतर यानी कि हल्का-सा करना है, जैसे कि मकर आसन है। मकर आसन में ये है, मुझे देख पा रहे हैं ना? तो मकर आसन एक्चुअली में ऐसा होता है ना? इसको मिलाते हैं और ऐसे। लेकिन आपको नहीं करना है, इतना ज़्यादा नहीं करना है, ऊँचा नहीं उठाना है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप कैसे करेंगे? बस इतना करना है। हाथों को जमा लेंगे नीचे, ऐसे कोहनी को भी नीचे लगा लेंगे, बस इतना ही उठाना है ऊपर। ऐसे ही भुजंग आसन में बस इतना ऐसा उठाया ऊपर नीचे। ये हुआ प्रकरांतर, यानी कि फुल पोज नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा अपने आप को हेल्प करते हुए, है ना? आप सभी को याद रखना है कि हम हेल्प कर रहे हैं अपने आप ही, कोई भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए हल्की-हल्की एक्सरसाइज ही करना है, लो इम्पैक्ट वाली ही एक्सरसाइज करनी है। तो बैठ के वाला भी कर सकते हैं, जैसे अब पूरी प्रेगनेंसी बीती, हमने सारी एक्सरसाइजेज़ करी, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ जो हमने नहीं की, जैसे पेट के बल वाली एक्सरसाइजेज़ नहीं करी, है ना? तो ये आफ्टर डिलीवरी में ये कर सकते हैं और इस तरह वाला भी पश्चिमोत्तासन, सामने इस तरह से फैला लीजिए पैर और धीरे-धीरे सामने झुकना है। इसको बहुत गहराई से करते हैं, लेकिन ये प्रकारांतर है कि आप सिर्फ इतना करोगे। इतना भी नहीं हो पा रहा है, तो इतना, ये, ठीक है? ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और फिर प्राणायाम तो यही सेम है। कई लोग पूछते हैं जो कपालभाति प्राणायाम मैडम कब करेंगे ये वो? क्योंकि बहुत अट्रैक्शन रहता है, पेट कम करने की बहुत इच्छा रहती है ना? तो जल्दबाज़ी ना करें। आपका अगर सी सेक्शन वगैरह से हुआ है, तो एट लीस्ट 1 साल के बाद आप करेंगे कपालभाति वगैरह और फिर अ, जो नॉर्मल डिलीवरी से हुए 6 मंथ्स के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत हल्का-हल्का, है ना? स्टिचेस लगे रहते हैं, जो तो फिर टेयर होने का डर रहता है। अब धक्का जो देते हैं ना, ये वाले की बात कर रहे हैं। तो ये वाला आप प्राणायाम नहीं करेंगे। उसके बाद धीरे-धीरे आप जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आसन्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर का सुन के ही। इनिशियल स्टेज में यानी कि ये जो 1.5 महीने का समय रहता है, इसी को पोस्टनेटल बोलते हैं। और फिर ये एक्सरसाइज़ेज़ जो बताई हैं आपको फर्स्ट डे से 7th डे और फिर 1.5 महीने वाली, ये आप करिएगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थोड़ा-बहुत आप खड़े होके भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बैठ के हो गया, सूक्ष्म व्यायाम हो गया, सब कुछ हो गया। फिर खड़े होकर के भी सिंपली बता रहे हैं हम बता रहे हैं ये आफ्टर डिलीवरी वाला, है ना? आफ्टर डिलीवरी वालों के लिए है ये ताड़ासन भी आप इंक्लूड करिए, हल्की-हल्की स्ट्रेचिंग और रिलैक्स। साँस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच, रिलैक्स, ठीक है? तो ये हो गया और प्राणायाम तो आपको बताए हैं, इसको आपको करना है। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पूछते हैं अक्सर कि कौन-सी एक्सरसाइज़ करना है, तो वो आप मसाज कर सकते हैं ब्रेस्ट की,
अ, 9th मंथ तक भी हमने मसाज तो बताई है, यानी कि जो इंटरनल मसाज बताई है, यानी कि इंटरनल मतलब ये वाला एक्सरसाइज हमने बताते हैं अक्सर, ये वाली। इसको श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसको कई बार करना है ना? तो ये इंटरनल मसाज होता है। और बाहरी मसाज कैसे करना है? निपल से लेकर के धीरे-धीरे ऊपर की ओर करेंगे आप, और चारों तरफ करेंगे, तो ऐसे निपल से ऊपर-ऊपर, तो काफ़ी हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, है ना? तो ये काफ़ी हेल्प करता है। और फिर रस्सी खींचने वाला ये, ऐसे महसूस करना है कि आप रस्सी खींच करके ऊपर जा रहे हैं। तो ये आपका ब्रेस्ट मसल्स डेवलप होता है, पेन नहीं होता है, जो प्रेगनेंसी में पेन होता है वो भी नहीं होता है। आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क के कारण जो दूध बनता है तब भी पेन होता है, वो भी नहीं होता है। इस तरह से ऐसे-ऐसे टाइट, ऐसे मुट्ठी बाँध करके, टाइट मुट्ठी बाँधी नीचे, फिर यूँ, ऐसा, है ना? एक ये बताया, और फिर ये वाली तो बताई ही है, ये भी काफ़ी हेल्प करता है। और फिर बैकवर्ड बेंडिंग हल्का-सा, इनिशियल स्टेज में हल्का-सा, ऐसे हाथ को पीछे बाँध करके भी स्ट्रेच स्ट्रेच। एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लिया, स्ट्रेचिंग, तो ये चेस्ट की मसल्स में काफ़ी अच्छा असर होता है। ठीक है, तो आपका प्राणायाम भी हो गया, आपकी एक्सरसाइज़ेज़ भी हो गई। अब हम जो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ हमने बताई हैं, प्राणायाम बताया है, प्लानिंग जो कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई रोक-टोक नहीं है। हाँ, आप ये समझ रहे हैं कि आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको हाई बीपी नहीं है, आपको अस्थमा नहीं है ना? क्योंकि आप यंग हो, तो ये समझ के चल रहे हैं। अगर आपको है, तो फिर उसके लिए थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख के भेजेंगे, तो हम उसमें आंसर करते जाएँगे, है ना? कि किस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ आपको अवॉइड करनी है। उसमें से कुछ कैंसल करना है या तरीका बदलना है इसको करने का, तो उसमें बताएँगे। तो एक्सरसाइज़ेज़ तो आपको सारी करनी है, ये वाली भी करनी है, नया भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप सारी एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। नीचे झुकने वाली, फिर पीछे जाने वाली, साइड में इस तरफ झुकाव वाली, चाहे नेक की एक्सरसाइज़ हो, है ना? या ऊपर पैर करने वाली, सब एक्सरसाइज़ेज़ आप कर सकते हैं। हाँ, जो विशेष रूप से जो एक्सरसाइज़ है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए है, जैसे भुजंगासन हमने बताया था, वो भी आप कर सकते हैं, पेट के बल वाला। ऐसे करके बहुत सारी एक्सरसाइज़ हैं, और विशेष रूप से जो ईज़ी भी है और हेल्पफुल भी है, वो है 90 डिग्री पैर को ऊपर उठाना, जो हमने अभी बताया था, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वालों को कि पैर ऊपर उठाना है 90 डिग्री में, लेकिन किसी की हेल्प से बताया था। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, वो जो है अपने आप से उठाएँगे ऊपर, है ना? जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोगों के लिए है कि आप अपने आप से पैर ऊपर उठाएँगे। जिस तरह से लेट करके घुटने को मोड़ेंगे नहीं, पैरों को बिल्कुल सीधा रख करके, श्वास लेते हुए दोनों पैर को ऊपर 90 डिग्री। इस पोज़ीशन में एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स तक रुकना है, ताकि आपका ब्लड जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ जाए, पेट की ओर बढ़े, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है, और आपको हेल्प भी मिलती है, ठीक है? इससे जितने भी अंदर कोई ब्लॉकेजेस होता है जिसके कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो भी रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कंसीव होने के। ठीक है? तो एक्सरसाइज़ेज़ तो आप कोई भी कर सकते हैं, बहुत सारी कर सकते हैं, जो हमने बताई हैं, उसके अलावा भी कर सकते हैं। इवन प्राणायाम भी बहुत सारे कर सकते हैं, और विशेष रूप से आपको ओपन माइंड करना है, यानी कि बिल्कुल अपने आप को
रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रखना है। जो गर्भ संस्कार का जो फर्स्ट स्टेज है, वो प्लानिंग से शुरू होता है। प्रेगनेंसी के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हम लोग कराते हैं, लेकिन जो गर्भ संस्कार है, वो प्लानिंग से ही शुरू हो जाता है कि हमको किस तरह से कैसा बच्चा चाहिए है ना? अवेयरनेस के साथ हम जो है बच्चे को लेकर के आते हैं। जो चीज़ हम बार-बार सोचते हैं, है ना? उसका आवाहन होता है। तो हम अच्छे बच्चे का आवाहन करते हैं, अच्छी सोल का आवाहन करते हैं, है ना? अ, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ अपने यहाँ का ही। एक लेडी जो है, वो क्राइम पेट्रोल देखा करती थी टीवी में और कंसीव किया, ऐसी सोल आई कि उसको देख कर के लगता था मैं इसको, है ना, हर्ट कर दूँ और किया भी। मतलब उसने काफ़ी हर्ट किया उसको। तो मतलब हम जो आवाहन करते हैं ना, कैसी सोल को आवाहन कर रहे हैं, कैसा कई लोग कहते भी हैं कि अ, गर्भ से ही जो है दुश्मन पैदा होता है ना? तो ऐसी स्थिति ना आए। तो हम अच्छी सोल का आवाहन करें, तो उसके लिए हमको प्योरिटी का पालन करना है। मन मन से भी प्योर, वचन से भी प्योर, कर्म में भी प्योरिटी लेकर के आना है ना? और अच्छे जो वाइसेज़ हैं, यानी कि अच्छे गुण हैं, उसको अपने अंदर भी लेकर के आना है, प्योरिटी से रहना है, सात्विक भोजन करना है, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दिव्यता लेकर के आना है। तो वो जो सोल का अट्रैक्शन होता है ना, ऑटोमेटिक प्योरिटी की तरफ रहता है। तो प्योर सोल आपके यहाँ आए, यही उम्मीद रहती है ना? गर्भ संस्कार का कांसेप्ट ही यही है कि प्लानिंग करते हैं ना कि अच्छी सोल का आवाहन करना होता है। दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मिल कर के अच्छी सोल का आवाहन करते हैं, है ना? कैसा बच्चा चाहिए, उनसे बातें भी करो आप, जो अच्छी सोल को आप आवाहन कर रहे हो कि आप हमारे यहाँ आओ, आप बहुत प्योर सोल हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आवाहन इस तरह से करना और प्योरिटी के साथ रहना, कोई भी वाइसेस नहीं करना चाहिए, ताकि आपके घर में जो है एक बहुत डिवाइन सोल आए। ये सबसे पहला स्टेप होता है ना? तो इसको अपनाना है। बाकी अफ़र्मेशंस बहुत सारे हैं, सभी के लिए हैं। गर्भवती स्त्री के लिए भी है और आफ्टर डिलीवरी वालों के लिए भी है और फिर जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अफ़र्मेशंस हैं। सबसे पहले तो जितनी भी माताएँ हैं या लेडीज़ हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ जो अफ़र्मेशन देना है वो है कि मैं एक प्योर सोल हूँ, है ना? क्या हम मेडिटेट में कर लें? मेडिटेशन इकट्ठा हम कर लेते हैं, तो क्योंकि मेडिटेशन के वक़्त भी जो अफ़र्मेशंस लिए ही जाते हैं, तो टाइम भी हो गया है, तो हम शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं। सब लोग बैठ जाएँ, पीठ सीधी करके, अपने अंदर कुछ प्योर थॉट्स डालेंगे हम। सबसे पहले अपने श्वासों में ध्यान, गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्योर हूँ, पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, स्वस्थ हूँ, संतुष्ट हूँ, स्वस्थ हूँ और संतुष्ट हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, उनका सुरक्षा कवच मेरे साथ है, मेरे बच्चे के साथ भी है और जो प्लानिंग कर रहे हैं, आवाहन करें, प्योर सोल ऊपर से नीचे आ रही है और मेरे हाथ में आ गया है। आफ्टर डिलीवरी वाले प्लान करेंगे कि मेरे हाथ में जो बच्चा है वो एंजल की तरह है, मुझे केयर करना है, मैं सुरक्षित हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो अपने बच्चे के साथ
महसूस करेंगे परमात्मा सुरक्षा मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा बच्चा भी सुरक्षित है। अब सभी को अफ़र्मेशंस ये वाले देने हैं। अब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं निश्चिंत हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा और मैं निश्चिंत। इसके साथ एंड करते हैं क्लास। किसी को कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट। फिर जिसको जो प्रश्न लिख के पूछना हो ग्रुप में, उसमें आप लिख सकते हैं, तो हम आंसर भी करते जाएंगे, है ना। अभी कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए, एक्सरसाइजेस से रिलेटेड या कुछ भी पूछना हो। डॉक्टर नीता, बहुत अच्छा आपने टॉक लिया। आपकी एक्सरसाइजेस भी आपने इतने प्यार से और इतने अच्छे से बताई हैं। आज हमारे साथ जो लेडीज़ हैं, आई एम श्योर उनको बहुत सारी क्वेरीज होंगी, और जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करेंगी उनको और भी सवाल उनके दिमाग में आएंगे। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, और रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी हमारी लेडीज़ यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं, कि आपको किसी को अपनी कोई एक्सरसाइज के बारे में सवाल पूछना है, या आप कुछ ऐसा करती हैं जो आप शेयर करना चाहती हैं, जो आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वो आप अपना अनम्यूट प्रेस दबा के और पूछ सकती हैं, और हमें अपना फीडबैक भी दे सकती हैं। इनफैक्ट हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमें ये भी बताएं कि ये टॉक कैसा रहा, और आप इसका हमें फीडबैक भी दें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सुन के। तो एनीबडी एनीबडी हु वांट्स टू टॉक टू डॉक्टर नीता। आई थिंक डॉक्टर नीता, आपके इस लेक्चर में सबने काफ़ी कुछ इतना सीख लिया है, क्वेरीज कम है और समझ ज़्यादा है। और डॉक्टर नीता ने जैसे सबको बताया कि हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम खुद होते हैं, ना कि जो हम चाहते हैं। तो अगर आप प्यार चाहते हैं तो बी लव, यू विल अट्रैक्ट लव। बी ग्रेटिट्यूड योरसेल्फ, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, और आप उसी तरीके का ग्रेटफुल, और भगवान की नेमत आपके ऊपर और पड़ेगी। और जब आप बहुत अच्छा सोचेंगे, तो वैसे ही विचारों के जैसे आपके बेबी भी आपके पास ज़रूर आएँगे। So thank you very much, Dr. Neeta, आप हमारे साथ जुड़ी, and thank you everybody here on Grub संस्कार ग्रुप। थैंक यू वेरी मच, एंड अगले सैटरडे को अगले ज़रूर आइएगा। अगले सैटरडे तक लव यू लॉट्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्पीकिंग योर पॉजिटिव अफर्मेशंस। मुझे बहुत सारे इमोटिकॉन्स आते हैं इस टाइम पे, जिनकी मैं वेट करती हूँ। बहुत सारी क्लैपिंग, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर, कीप बहुत सारी स्माइलिंग, कीप शुभकामनाएं। शाइनिंग। बहुत सारी बहुत सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स। थैंक यू मैम, ब्लेसिंग। थैंक यू, बाय ओके, बाय ऑल ऑफ ओके, यू। बाय।